चलिए लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल देखा था, ठीक है। किस वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, हम देखा था कि स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हुआ हमने देखा था। और उस पर लगभग लास्ट दो वीडियो में न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो इसको करना क्या है, सबसे पहला स्टेप, पहला वीडियो को पॉज करेंगे। पॉज करने के बाद इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करते हैं, एग्जैक्ट आंसर आता है बहुत अच्छी बात, नहीं आता है तो फिर साथ है फ्लो में हम चलेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें ये देखना है कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे, ठीक है। करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी, बना लिए। हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, अच्छा, करंट का डायरेक्शन हमसे कुछ नहीं कह रहा है, करंट के डायरेक्शन के बारे में हमसे कुछ नहीं कह रहा है। तो उसके पीछे रीजन है कि ये हमसे डायरेक्शन पूछ ही नहीं रहा है। डायरेक्शन नहीं ना पूछा, देख लेते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, हाँ ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 1 एम्पियर है तो हम क्लॉकवाइज लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत हम बताते हैं आपको। 1 एम्पियर ये हुआ, करंट ऐसे गया, 1 एम्पियर ये हुआ, करंट ऐसे आया, 1 एम्पियर ये हुआ। अगर आप करंट के डायरेक्शन से मैग्नेटिक के डायरेक्शन देखते हैं तो इनवर्ट हो गया, और अगर ऐसे देखते हैं यहाँ पर तो ये भी इन्वर्ट हो गया, और यहाँ से भी देखते हैं तो ये भी इन्वर्ट हो गया। मतलब तीनों वायर की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इन्वर्ट होगा, और नेट के लिए क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि हमको इसको ट्राइंगल के सेंट्रॉइड पे चाहिए, और ट्राइंगल का साइड हमको दे रखा है कितना, 4.5 इंटू 10⁻², मीटर। लेंथ एल मान लेते हैं ट्रायंगल का, क्योंकि बार बार इसको लेकर क्यों चलेंगे, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो क्या ये 4.5 सेंटीमीटर ही दिया है अल्टीमेटली, ठीक है। साइकोलॉजिकली थोड़ा परेशान करने के लिए इसका डेटा दिया जाता है, लेकिन जब अब न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो इन सब चीज़ों से परेशान नहीं होंगे। और दैट वैल्यू ना लेकर पहले एक नोटेशन लेके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हाट इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ कितना हो गया हमारे पास, l/2, ये लेंथ भी l/2। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड को मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा कहलाता है सेंट्रॉइड, ठीक है। चूंकि हमको ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो हमारे लिए थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर नहीं देता तो थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेशन और ज़्यादा हमें करना पड़ता। बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ, हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि सारे एंगल सेम होते हैं, मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। उससे पहले जरा एक चीज़ और देखिए, हमारे पास ये एक वायर है, फाइनाइट लेंथ वायर है। फाइनाइट लेंथ वायर की वजह से हमने मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा था, विच इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई ए क्या था हमारे पास, उस वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ब्रैकेट में sin φ2 प्लस sin φ1। ये φ2 और φ1 एंगल क्या थे कि इस पॉइंट से ये जो एंगल है φ2 था, ये जो एंगल है φ1 है, तो ये बेसिकली φ1 और φ2 मिलके इस पूरे वायर के लेंथ को कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये φ2 φ1 मिलके ये पूरे वायर के लेंथ को कवर कर लेते हैं। अब हमें ये करना है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दीज टू, ठीक है। अगर ये क्या बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री है, सामने लिमिट पॉइंट पे मिलता है, तो ये हमारा एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी हमारा φ2 और φ1 जो एंगल हमारे पास है, ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे 60 डिग्री, ठीक है। तो दिक्कत है यहाँ पर। चलिए तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, तो मान लेते हैं ये साइड 1 है, ये साइड 2 है, साइड 3 है, तीनों साइड का लेंथ इक्वल है। तीनों साइड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है हमारे पास, इसको ए मान लेते हैं। तो तीनों साइड का जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये है, ये है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी सेम है। मतलब करंट सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, एंगल सेम। तो क्या तीनों साइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ सेंटर पे डेवलप होगा 1/1,
तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो डेवलप होगा सेम होगा किसकी वजह से, सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, यानी तीनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो कह सकते हैं कि बी नेट एट सेंट्रॉयड विल बी इक्वल्स टू, मान लीजिए हम 1 की वजह से फाइंड करें तो क्या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं b1 प्लस b2 प्लस b3, और तीनों इक्वल हैं तो क्या कह सकते हैं सिंपली 3b1, यस और नो, तीनों इक्वल है तो क्या कह सकते हैं 3b1। क्या हम करते हैं पहले b1 फाइंड कर लेते हैं। तो b1 हमारे पास है क्या, b1 कैन बी रिटन एज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, a हमारे पास नहीं है, a हमारे पास नहीं है तो फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल है, सामने का साइड l/2, यानी एंगल के सामने का पार्ट को क्या साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। एंगल जिससे बना है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि बाय टेकिंग tan 60 डिग्री वी कैन से दैट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो साइड ए, जो परपेंडिकुलर लेंथ ए है हमारा पॉइंट पी से सेंट्रॉइड सी का, मतलब इस वायर का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस ये हमारे पास आ गया l/2 tan 60 डिग्री, l/2 tan 60 डिग्री। अभी फिलहाल इसको ए में ही लेकर करेंगे, लास्ट में जाकर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, यहाँ पर अगर हम वैल्यू डालें ए, सिंपल ए भी रखते हैं, उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। 5 और 5 दोनों हमारे पास क्या क्या है, 60 डिग्री प्लस और 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, b1 विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a sin 60 plus sin 60 will give us 2 sin 60 डिग्री। हम यहाँ लिख देंगे 2 sin 60 डिग्री। sin 60 की वैल्यू कितनी, √3/2, तो इसको लिख सकते हैं b1 will be equals to म्यू नॉट, b1 will be equals to म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई a 2 √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बचेगा, तो बेसिकली b1 हमारे पास आएगा b1 इक्वल्स टू √3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई a, ये हमारे पास b1 आया, ठीक। b नेट हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a, हमारे पास क्या है, क्या l/2 tan 60 डिग्री है, पुट कर देते हैं l/2 tan 60 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, बस आपका फॉर्मूला याद रखना चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट आप न्यूमेरिकल लगाने से ही हमें सीखने में आता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, नीचे है, इसको ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, हमारे पास जो बी नेट आएगा सेंट्रॉइड पे वो कुछ इस तरह से आ जाएगा 3 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई l इंटू 2 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 3 से 3 √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 18 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई l, यही आएगा बस √3 इंटू √3 विल गिव्स अस 3 इंटू 3 9 और 9 इंटू 2 18, तो 18 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई l, यहाँ से सब नोट कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। आगे आप डेटा पुट करते हैं, आगे अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा पुट करेंगे, देखेंगे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है इसका, ठीक है। तरीका ये है क्योंकि शुरुआत से आप डेटा पुट कर देंगे ना तो पूरे डेटा को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तो कोशिश ये करिए कि शुरुआत में डेटा ना पुट किया जाए, हम लोग लास्ट में डेटा पुट करें, ठीक है। तो डेटा हमारे पास दिया क्या है, आई दिया है क्या 1 एम्पियर दिया है, ठीक है, एल दिया है वही दिया, ठीक है। यहाँ पर जो बी नेट हो जाएगा हमारे पास, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड विल बी इक्वल्स टू 18, क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसा यूनिट जो उसका है, ठीक है। करंट जो हमारे पास है वो है 1 एम्पियर, इसको हम लिख देंगे 1 एम्पियर डिवाइडेड बाई लेंथ हमारे पास कितना है 4 इंटू 5 10 की पावर -2 मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा जो यूनिट हमारा कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एम्पियर से एम्पियर गया, मीटर से मीटर गया, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टेस्ला में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डिवाइड करते हैं जरा, 18 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 की पावर -7, इसको ऊपर लेके जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर +2 हो जाएगा और टेस्ला हमारे यहाँ पास बच जाएगा। इसको अगर डिवाइड करते हैं तो पॉइंट हटा देंगे, 0 आ जाएगा, कितना टाइम जाएगा 4 4 × 20 4 × 16 तो 18, तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर +2 -7 कितना हो जाएगा -5, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी -7 +2 क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, टेस्ला ये हमारा हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, इसमें क्या है, नॉर्मली प्लेन के अंदर होगा, इनवर्ट नॉर्मली इनवर्ट
टू दिस प्लेन, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है इस क्वेश्चन का। तो अगर ध्यान से देखा जाए ये क्वेश्चन एक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और इसको देखते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें देखते हैं। कह रहा है हमसे कि फिगर शोज अ राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल PQR। आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब इसके दो साइड्स इक्वल हो, हैविंग इट्स बेस इक्वल्स टू a स्मॉल a करंट ऑफ 1 एम्पियर, सॉरी I एम्पियर है, a current of I ampere is passing downwards along a thin straight wire cutting the plane of paper normally as shown at Q। मतलब Q पर एक वायर है कुछ इस तरह से, Q पर एक वायर है कुछ इस तरह से, और इसमें करंट अंदर की तरफ हमारा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट है कि लाइकवाइज अ सिमिलर वायर कैरीज एन इक्वल करंट पासिंग नॉर्मली टू आउट अपवर्ड्स एट R। तो वायर हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन करंट कहाँ है? आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। डॉट साइन बताता है कि आउटवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस साइन बताता है इनवर्ड डायरेक्शन में। चलिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन B एट P। नेट मैग्नेटिक फील्ड P पर हमें बताना है। एज्यूम द वायर्स टू बी इन्फिनिटली लॉन्ग, वायर को इन्फिनिटली लॉन्ग मान के चलना है। लेंथ अगर नहीं भी दिया है तभी हम इन्फिनिटली लॉन्ग मान के चलेंगे। अच्छा, वायर अगर इन्फिनिटली लॉन्ग है उस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या लिखते हैं? आप सभी को याद होगा, क्या लिखते हैं? म्यू नॉट I अपॉन 2πr, 2πa बेसिकली, वेयर a इज द, a है क्या हमारे पास? वायर से उस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और I हमारे क्या है? उस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 2π हमारे क्या है? कांस्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारा कुछ इस तरह से है, सॉरी करंट कुछ इस तरह से है, तो हम हमारा क्या बताते हैं? करंट का डायरेक्शन। तो हम करंट के डायरेक्शन की तरफ इधर से जाएंगे, और जब आप कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगा हमारा, ठीक है। तो कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन आएगा P बिकॉज ऑफ Q, कुछ BQ का डायरेक्शन ऐसे होगा, यस और नो। उसी तरह जब आप इस पॉइंट से करंट का डायरेक्शन देखें तो हमारा थंब का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आप कर्ल करेंगे तो इस पॉइंट हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा एट पॉइंट P कुछ इस तरह से आएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा BR से, ठीक है जी। अगर ध्यान से देखें तो इस Q का जहाँ वायर हमारा है और पॉइंट P पे जहाँ हमें फाइंड करना है, इसके बीच का डिस्टेंस R दिया है। इस वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, इस वायर में भी करंट I फ्लो कर रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। तो क्या लिख सकते हैं कि BR इज इक्वल्स टू BQ इज इक्वल्स टू वही म्यू नॉट I एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाई 2π। यहाँ पे वायर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस R दिया है तो हम R लिख देंगे, ठीक है जी। म्यू नॉट I अपॉन 2πr। इसके जनरल वैल्यू लिख लेते हैं, B ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों एक ही या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो दोनों में से किसी का सब्ट्रैक्शन कर देते, BR माइनस BQ कर देते या BQ माइनस BR कर देते। अगर अपोजिट डायरेक्शन होते तो, अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम दोनों ऐड कर देते, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम यूज करते हैं तो उसमें वो रिजल्ट आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री दिया है, तो अगर रिजल्टेंट में फॉर्मूला यूज करूँ कि B नेट कहाँ पर? P पर कैन बी रिटन है स्क्वायर रूट में, मैं लिख देता हूँ BR स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। तो BR और BQ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो B ले लेते हैं। B स्क्वायर प्लस 2BB cos, दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री है, ये हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा पोर्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा B नेट है एट पॉइंट P पे वो क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर रूट में B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट में 2B स्क्वायर कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2B। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट हमारे पास है B, हमारे पास B का एक्सप्रेशन हमारे पास है, लेकिन R के टर्म्स में तो नहीं है, हमको दिया है दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, यानी हमको एक्सप्रेशन किसमें चाहिए? A के टर्म्स में एक्सप्रेशन चाहिए। तो कह सकते हैं कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में अगर यूज करूँ तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि A स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और 2R स्क्वायर, या फिर R इज इक्वल टू A बाई अंडर रूट 2। तो हमारा रिलेशन हो जाएगा R और A के बीच है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिलेशन पुट कर देंगे, यहाँ पास आ जाएगा ये म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू A बाई अंडर रूट 2। तो अल्टीमेटली रिलेशन आएगा हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन
अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो अंडर रूट 2 पाई ए ये हमारे पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बी नेट हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन अंडर रूट 2 पाई ए। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 गया, हमारे पास नेट एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए। ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ वायर क्यू एंड आर, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।